हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में जो हमारा पहला यूनिट आता है उसमें कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता रहेगा तब तक आपको पढ़ना बेकार है। तो एनालिसिस का मतलब पहले समझते हैं। एनालिसिस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटरमाइन करना, एग्जामिन करना, या तो बोल सकते हैं चेक करना, या तो रिव्यू करना, वह हमारा कहलाता है एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। अब यहाँ पे फार्मेसी लैंग्वेज में अगर हम एनालिसिस की डिफिनेशन दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हम किसी ड्रग के बारे में पता लगाते हैं या तो एग्जामिनेशन करते हैं तो वह हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की अमाउंट को, मतलब ड्रग की क्वांटिटी को पता लगाते हैं या ड्रग की क्वालिटी को पता लगाते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है इसमें हम ड्रग की सेफ्टी, इफिकेसी और प्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं। यही हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। तो यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। जब हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, ड्रग की क्वालिटी और ड्रग की क्वांटिटी के बारे में हम जब पता लगाते हैं या एनालिसिस करते हैं, वह हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। अब आप बात करते हैं, हमने बता दिया यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है। मेथड ऑफ एनालिसिस हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, एक हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है ये आपको 7 सेमेस्टर में ही पढ़ने हैं। जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है इसके बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो 7 सेमेस्टर में जो हमें पढ़ना है पूरे इंस्ट्रूमेंटल में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना और क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना। जो हमारा पहला यूनिट और दूसरा यूनिट दिया गया वह हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में दिया गया है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो यूनिट दिया गया वह हमारा पूरा क्रोमेटोग्राफी के बारे में दिया गया। तो ये हमें पढ़ना है इस 7 सेमेस्टर में। तो जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती वह हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल कहलाता है। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है इसलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपने टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसको देख लेना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना सिर्फ क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंटल ही हमें देखना है। तो आइए बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की डिफिनेशन क्या होगी। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को शॉर्ट फॉर्म में हम IMA भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा IMA है इसका मतलब यह होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जब पता लगाते हैं वह हमारा कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस कहलाता है। तो डिफिनेशन लिखी गई है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस मीन्स द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग बाई यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। जब हम क्या करते हैं, किसी ड्रग की अमाउंट की और उसके सेफ्टी, इफिकेसी, उसकी प्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में मैंने बोला कि 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़नी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला और दूसरा यूनिट आता है वह हमारा पूरा क्या है, वह हमारा पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है। अब इसी बेसिक नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं, यह भी हमारे 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला जो डिफिनेशन आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसा रेडिएशन जिसके पास मैग्नेटिक भी फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर की इस तरीके से दिख रही है यह हमारा क्या है, यह हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और आपको जो ये हमारा जो रेड कलर वाला है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर वाला इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं जिसके पास, ऐसा रेडिएशन जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, वह हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे आता है लाइट।
ठीक है। लाइट क्या होती है तो आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारा लाइट होती है एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट जो होती है हमारी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और ये क्या करता है, यह फोटान को कंटेन करता है। फोटान का मतलब होता है एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जो लाइट हमारी होती है, लाइट एक फॉर्म कैसी है, एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको लाइट की डिफिनेशन भी आ गई होगी समझ में। अब बात करते हैं अगला डिफिनेशन, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वही पढ़नी है, सेम टू सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है, एक मतलब कि कंप्लीट मतलब कि जो वेव होती है, ठीक है, वेव को, नंबर ऑफ वेव को मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है, ठीक है, जो हमारी वेव्स होती हैं, ठीक है, उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ डिफाइन ए नंबर ऑफ वेव्स साइकिल कंप्लीट 1 सेकंड। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ये वेव दी गई है, एक साइकिल देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ से, मतलब कि एक साइकिल पूरा होने में जो समय लग रहा है वही हमारा कहलाता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से वो उसमें बनाया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक साइकिल कंप्लीट होने में लगा समय, ठीक है। तो मान लीजिए ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके कंप्लीट हुई, ये हमारी पूरी एक साइकिल कहलाएगी। कैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे हमने गोला यहाँ से यहाँ तक बनाया, इस तरीके से बना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा गोला बनेगा, हाफ ए हो गया तो हाफ मैंने ए बना दिया है, तो पूरा साइकिल अब बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा वह हमारा कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसका यूनिट जो होता है हर्ट्स होता है, और इसको डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और हमारा जो 1 हर्ट्स बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक साइकिल को पूरा करने में जो भी समय लगेगा वह हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यह हमारा क्या होता है कि जो वेवलेंथ होता है, जो हमारा ये लैम्डा दिया गया है, इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये दिया गया फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के। लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ है, और वी हमारी फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारा जो लैम्डा मतलब वेवलेंथ है वह हमारा घटेगा। और जब हमारा जो लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ है ये बढ़ेगा तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या होगी, ये घट जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आगे काम आने वाला है फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, ठीक है। अभी जो मैंने कई बार वर्ड यूज़ किए वेवलेंथ, अब वेवलेंथ का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। कि अब वेवलेंथ का डिफिनेशन आप ऐसे देंगे कि मान लीजिए कि ये हमने एक इस तरीके से बना दिया था, इस तरीके से हमने इस तरीके से बना दिया था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे क्रस्ट, यह भी हमारा क्या, क्रस्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम थ्रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर जितना रहेगा इस तरीके से जो वेव है ये हमारी ऊपर वाली कहलाएंगी, क्रस्ट कहलाएंगी। नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा, थ्रो कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो एक क्रस्ट, पहला क्रस्ट ए हो गया, दूसरा क्रस्ट ए हो गया, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के जो बीच की दूरी है, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या, वेवलेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया डिस्टेंस बिटवीन वन पीक ऑफ अनदर पीक इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए एक पीक से दूसरे पीक के बीच की जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। जो ए वाला ऊपर वाला पीक है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला जो पीक है ये हमारा कहलाता है, थ्रो कहलाता है। इसको हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम लोवेस्ट पॉइंट, इसका भी दूसरा नाम लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो दो पीक, जो पीक है, दोनों पीक के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन भी लिखी गई है कि दो क्रस्ट के बीच, या बोल सकते हैं दो थ्रो के बीच की जो दूरी है वह हमारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। जो हमारा क्रस्ट है इसको दूसरे नाम से जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और जो हमारा थ्रो है इसको दूसरे नाम से जानते हैं लोवेस्ट पॉइंट। यह भी हमारा थ्रो कहलाएगा, यह भी थ्रो कहलाएगा, ये हमारा क्रस्ट कहलाएगा, यह भी हमारा क्रस्ट कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा वेवलेंथ होता है इसकी यूनिट जो होती है नैनोमीटर होती है,
ये सब आपको ध्यान देने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या मतलब कि क्या संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको, इस चार्ट को तो आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हमारा ये पूरे वेवलेंथ दिए गए हैं, ठीक है। नीचे हमारे बढ़ते हुए क्रम में हमारे वेवलेंथ दिए गए हैं। मैंने अभी बताया था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के होता है, ठीक है। जब हमने बोला कि अभी जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो हमारा जो वेवलेंथ है ये हमारा बढ़ेगा, और हमारा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। एकदम उल्टा होता है, ए बढ़ेगा तो ए वाला घटेगा, ए वाला घटेगा तो ए वाला बढ़ेगा, ऐसे उल्टा एकदम ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं गामा रे बोलते हैं, इसके बीच में हमारी गामा रे होती है, और इसके बीच में हमारा एक्स रे होता है। यहाँ पे हमारा जो 10th की पावर -5 दिया गया है, ये हमारा अल्ट्रा वायलेट इसके बीच में होता है, और 10th की पावर -5 यहाँ से लेके 1 तक, मतलब यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बीच हमारा जो होता है ये हमारा विजुअल लाइट का यहाँ पे दिया गया है। विजुअल लाइट में हमारे जो विकिरण आते हैं, ठीक है, ये हमारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे इंफ्रारेड आ जाते हैं, फिर रडार वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, टेलीविज़न वेव्स और रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए दोनों में क्या जो है रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा इधर जो है, मैंने बोला कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, नंबर्स जो लिखे गए हैं, ये हमारे वेवलेंथ लिखे गए हैं, जो सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। हमारी देख लीजिए इधर जो वेवलेंथ है, इधर हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, इधर हमारे निगेटिव में है, तो मतलब कि वेवलेंथ इस साइड में हमारा क्या है, बढ़ रहा है। तो इस साइड में मैंने देखिए बनाया, इस साइड में हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है, और इस साइड में मैंने बोला कि जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, घटेगी। तो ये आपको पॉइंट मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इधर देखिए इस साइड में हमारा वेवलेंथ क्या है, बढ़ा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस साइड में देखिए हो गई, इसकी उल्टा हो गई, जस्ट विपरीत हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारी V इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/λ है। तो मैंने बताया कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फिर इसके बाद इससे ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। इस साइड में ऐसे हमारा दिया था वेवलेंथ, ये हमारा क्या है, देखिए एक क्रस्ट था, ए भी क्रस्ट था, क्रस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोलते थे। तो हमारा यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो हम वही बनाया गया है कि जब देख लीजिए इधर इस साइड में वेवलेंथ बढ़ रहा है, ये वेवलेंथ का मतलब बना है, वेव्स जो बनी है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ये हमारी घटती जा रही है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड गिव द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं किसको है, ठीक है। यूवी विजुअल का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल लाइट, ठीक है। अभी मैंने बताया था ग्राफ में, अल्ट्रा वायलेट हमारे इतने के रेंज में आता है, और इसके अलावा जो इसके आगे हमारा आता है 1 और 10th की पावर -15 के बीच जो आता है हमारा विजुअल लाइट आती है। विजुअल लाइट में हमारे विकिरण आते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। अब हमारी जो यूवी विजिबल का मतलब समझ में आ गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट, और स्कोपी का मतलब होता है एनालिसिस करना, या बोल सकते हैं टू डिटरमाइन करना, या बोल सकते हैं टू एग्जामिन करना, या बोल सकते हैं चेक करना। जब हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल लाइट की हेल्प से हम किसी भी सैंपल की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, एक सैंपल है। इस सैंपल में अब क्या है, हमारे जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए 10 पार्टिकल है, यहाँ पे 10 पार्टिकल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यूवी लाइट हमारी है, यूवी विजिबल लाइट, ठीक है। अभी इसकी रेंज क्या होती है, अभी आगे हम बताते हैं। मान लीजिए यूवी विजिबल लाइट यहाँ से चली कितनी, 5 लाइट चली, सॉरी मान लीजिए 15 लाइट चली,
15 लाइट यहाँ से चली यूवी विजिबल लाइट। अब हमारे यहाँ पे पार्टिकल कितने थे, 10 पार्टिकल थे। 10 पार्टिकल थे तो यहाँ पे लाइट कितनी एब्जॉर्ब होगी, 10 ही लाइट हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और 5 लाइट यहाँ से क्या हो जाएंगी, इस तरीके से इमिट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो हमारा इससे हम पता कर लेंगे कि हमारा जब 10 पार्टिकल यहाँ पे थे, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पार्टिकल ने 10 लाइट को ही एब्जॉर्ब किया। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पार्टिकल की संख्या कितनी थी, 10 थी। 15 लाइट यहाँ से चली, यहाँ पे एब्जॉर्ब कितनी हुई, 10 लाइट एब्जॉर्ब हो गई। मतलब पता चल गया कितने हमारे पार्टिकल इस सैंपल में हैं, 10 पार्टिकल हैं, क्योंकि 10 लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो वही हमारा लिखा गया कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सैंपल में ड्रग की अमाउंट को पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। डिफिनेशन वही लिखा गया है। दूसरा डिफिनेशन भी वही लिखा गया, इट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी के बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है, ड्रग की इन विच दे डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनी सैंपल बाय यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट। जब हम क्या करते हैं किसी भी सैंपल में, ठीक है, ड्रग के अमाउंट कितना है उसके बारे में पता लगाते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम क्या, इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझते और अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये हमारा सैंपल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से हमारा जो यूवी लाइट और विजिबल लाइट यहाँ से हमने छोड़ा, ठीक है। यूवी जो लाइट होती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, इसका जो वेवलेंथ होता है यह हमारा 100 से 400 नैनोमीटर तक का होता है, और इसका जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से छोड़े हमने कितने, 4 रेडिएशन यहाँ से छोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पार्टिकल मान लीजिए कि ऐसे हमारे सैंपल था, सैंपल में हमने जैसे डाला, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल रहा कितने, 3 लाइट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। मतलब कि 1 लाइट यहाँ पे क्या हो गई, एब्जॉर्ब हुई। इससे पता चल गया कि जब हमारी 1 लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो यहाँ पे पार्टिकल की संख्या कितनी रही होगी, 1 रही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम क्या करते हैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब कि जो हमारा सैंपल है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, पार्टिकल्स की संख्या अगर हम ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा कर देते हैं, और यहाँ से मान लीजिए हमने 20 लाइट छोड़ी, ठीक है। अब यहाँ से गया जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो एब्जॉर्प्शन भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि अब 15 लाइट ही एब्जॉर्ब होने लगी, पहले 10 होती थी, अब क्या होने लगी, 15 लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगी। मतलब कि हम कंसंट्रेशन अगर सैंपल का बढ़ाएंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन है जो लाइट की, वह भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्लियरिफाई कर देता हूँ। जब किसी सैंपल के पार्टिकल्स, मतलब कि उस सैंपल की क्वांटिटी के बारे में हम क्या करते हैं, लाइट की हेल्प से, वह भी कौन सी लाइट, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट की हेल्प से पता लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यह प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, एब्जॉर्प्शन के और इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सैंपल है, ये हमारे सैंपल हैं, और यहाँ से हमने यूवी विजिबल लाइट यहाँ से क्या करी, छोड़ी, यहाँ से हमने यूवी विजिबल लाइट छोड़ी, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि जैसे ही सैंपल में हमारी लाइट गई, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, लाइट एब्जॉर्ब हो गए, हुए कैसे देखिए। अब इसी को थोड़ा जूम आउट करके बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। जैसे ही लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई तो हमारी जो पार्टिकल हैं ये हमारे, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेज बोलते हैं। तो हमारे पार्टिकल जैसे ही एनर्जी, मतलब लाइट मतलब होती है एनर्जी, ठीक है, जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे ये ग्राउंड स्टेज से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब हमारा व्हेन एनी ग्राउंड स्टेज मॉलिक्यूल्स गोज इन एक्साइटेड स्टेज दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब हम क्या करते हैं, लाइट देते हैं सैंपल को, तो हमारे जो पार्टिकल हैं ये हमारे ग्राउंड स्टेज में होते हैं। ग्राउंड स्टेज से ये हमारे किस में पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिशन का मतलब होता है जब हमारे जो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेट में हमारे जो मॉलिक्यूल्स पहुँचे हैं, ये कुछ टाइम बाद क्या होंगे, ये एक्साइटेड से फिर आ जाएंगे किस में, ग्राउंड स्टेज में आ जाएंगे। तो वही हमारा कहलाता है क्या, वही हमारा कहलाता है इमिशन। जब हमारा
एब्जॉर्प्शन रहेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि ग्राउंड से जाएगा एक्साइटेड में, वो हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और हमारा जो इमिशन रहेगा, इमिशन का मतलब क्या होगा कि एक्साइटेड से कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेज में आएगा। हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा कहलाएगा इमिशन कहलाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना के बताया हूँ। तो मान लीजिए कि ये लाइट है, लाइट जैसे ही हमने सैंपल के अंदर डाला तो हमारी लाइट यहाँ पे गई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब हुई मतलब कि ये फोटॉन है, फोटॉन का मतलब वही लाइट। मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया थोड़ा सा दिखे, ठीक है। जैसे ही हमने लाइट डाली तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे किस में थे, ग्राउंड स्टेज में थे। ग्राउंड स्टेज में कहाँ पर पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेज में पहुँच गए। उसको हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब कुछ टाइम बाद हमारे मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे कहाँ से, जो एक्साइटेड स्टेट था, एक्साइटेड से कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, इमिशन बोलेंगे। तो वही सारी चीज़ें मैंने बना के बता दिया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पहले ही बताया अभी। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, लाइट, और स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन, ठीक है। जब हम किसी सैंपल के बारे में लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, पता लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई सैंपल है, यहाँ पे सैंपल है। अब हमने यहाँ पे लाइट दिया इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब लाइट यहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या, 4 लाइट छोड़ी, यहाँ से हमने 4 लाइट यहाँ से दिया। अब हमारे यहाँ पे पार्टिकल मान लीजिए 3 पार्टिकल हैं। तो यहाँ पे जब 3 पार्टिकल है तो 3 लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। यहाँ से कितनी निकली, 1 लाइट यहाँ से निकली। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में पार्टिकल कितने थे, 3 पार्टिकल। कैसे पता लगाया, क्योंकि 3 ही लाइट यहाँ पे क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो हम क्या करते हैं, जब लाइट की हेल्प से किसी सैंपल के बारे में पता लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच वी एनालाइज अननोन सैंपल ऑफ ड्रग बाय यूजिंग लाइट। जब हम किसी लाइट की हेल्प से किसी अननोन सैंपल के बारे में पता करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफिनेशन लिखी गई है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल से बना के बता दिया है। और यहाँ पे बता देते हैं, जो मैंने अभी बताया कि मान लीजिए यहाँ पे 10 पार्टिकल हमारे सैंपल में है, तो यहाँ पे हमने लाइट कितनी छोड़ी, यहाँ से हमने छोड़ी 5 लाइट, ठीक है। 5 लाइट यहाँ तो 5 लाइट, सॉरी मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे 10 है, तो मान लीजिए पार्टिकल हम लाइट हमने छोड़ी कितनी, 15 छोड़ी। 15 लाइट छोड़ी तो 10 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, 5 यहाँ से निकल गई। तो इससे पता चल गया कि हमारे 10 पार्टिकल थे तभी 10 लाइट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल की संख्या अगर घट रही है, ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल हमने 8 कर दिया, यहाँ से लाइट हमने छोड़ी कितनी, मान लीजिए कि कम छोड़ी, ठीक है, मान लीजिए 6 ही छोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। मतलब कि एब्जॉर्प्शन तभी बढ़ेगा जब हमारे पार्टिकल की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो पार्टिकल की संख्या जब ज़्यादा रहेगी, एब्जॉर्प्शन भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब पार्टिकल की संख्या कम रहेगी तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होगा, कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ा तो एब्जॉर्प्शन भी हमारा बढ़ेगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज या ट्रांसफ़र होना, ठीक है। जब हमारे क्या, जैसे ही मान लीजिए कि ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में हमने यूवी लाइट जैसे ही हमने डाला तो हमारे जो पार्टिकल हैं या ग्राउंड स्टेज से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेज। तो ग्राउंड में थे, पहुँचे कहाँ पे, ट्रांसफ़र कहाँ पे हुए, एक्साइटेड में हुए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र हुए या तो चेंज हुए, जगह अपना चेंज किया, यही हमारा कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल्स जैसे यूवी लाइट पाता है वह क्या करता है कि मूव कर जाता है ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहले समझते हैं क्रोमोफोर क्या होता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, फोर का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग या बोल सकते हैं बियरिंग, ठीक है। जो हमारे क्रोमोफोर होते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से सुनिएगा, क्रोमोफोर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन था, बेंजीन में हमने क्रोमोफोरिक
ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो ये हमारा जो बेंजीन था अभी कलरलेस था। जैसे ही हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने ए वाला ग्रुप डाला तो ए क्या हो गया कि हमारा जो नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं ये हमारे अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे गए हैं सारे ग्रुप के नाम, तो यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। डिफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्रोमोफोर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो लाइट को पाने के बाद क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। अब आगे बात करते हैं हमारा ऑक्सोक्रोम क्या होता है। जो हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं, ऑक्सो का मतलब होता है इंक्रीज, क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, जो हमारे क्रोमोफोर होते हैं, ठीक है, जब क्रोमोफोर में हमारे जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप हैं जैसे ही अटैच हो जाते हैं, ये क्या करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उसकी लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वही हमारा कहलाता है ऑक्सोक्रोम। ये खुद क्रोमोफोर नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद उसकी जो कलर प्रोड्यूसिंग की एबिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वही लिखा गया, ऑक्सोक्रोम आर द फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट शो कलर। ये खुद कलर शो नहीं करते हैं, बट व्हेन इट अटैच टू द क्रोमोफोर, जैसे ही क्या करते हैं क्रोमोफोर से अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं उस क्रोमोफोर की कलर प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कैसे। मान लीजिए ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा बेंजीन था। बेंजीन से हमने क्या लगाया, क्रोमोफोरिक ग्रुप लगाया, तो हमारा बेंजीन की बन गया था नाइट्रोबेंजीन, जो हमारा येलो कलर का शो करने लगा। अब ये हमारा जो क्रोमोफोर है, ये हमारा क्या है, क्रोमोफोर है। इस क्रोमोफोर में हमने क्या लगा दिया, एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया। जैसे ही हमने OH ग्रुप लगाया तो ये हमारे हल्के येलो कलर से कैसा हो गया, डार्क येलो कलर में हो गया। तो मैंने बोला कि जो हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं ये खुद कलर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही क्रोमोफोर से जुड़ेंगे ये क्या करते हैं, उसकी कलर प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, ये हमारा बेंजीन था। अब हमने बेंजीन पे क्या लगा दिया, एक क्रोमोफोरिक ग्रुप हमने लगा दिया, NO2, हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन, जो हमारा पेल येलो मतलब हल्का येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का ये होता है। अब क्या करते हैं, ये हमारा जो हल्का येलो कलर है ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा क्रोमोफोरिक ग्रुप है। मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोफोर हो गया। अब इसी क्रोमोफोर में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इसमें से एक अटैच कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, अटैच कर दिया, इसके अंदर हमने एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप OH अटैच कर दिया। पहले तो ये हमारा क्रोमोफोर था। अब हमारा जो पेल येलो मतलब हल्का येलो से कैसा हो गया, डार्क येलो हो गया। मतलब कि कलर जो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही हमारा कहलाता है ऑक्सोक्रोम कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब क्वेंचिंग विथ एग्जाम्पल। क्वेंचिंग क्या होती है, इसकी डिफिनेशन देनी है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो क्वेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना या बुझाना, ब्लाव आउट करना। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं। तो क्वेंचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी दिए गए सब्सटेंस के अंदर जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी है वह डिक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक है, समझते एक बार। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या फास्फोरस है, फास्फोरस है हमारा जो फास्फोरस होता है ये हमारा डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया, pH टेम्परेचर ने इसके अंदर चेंजेस कर दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट येलो में। मतलब कि इसकी जो फ्लोरेसेंस की एबिलिटी थी, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमक की जो इंटेंसिटी थी वह हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वही हमारा कहलाता है क्वेंचिंग कहलाता है। तो जो क्वेंचिंग होती है ये हमारे कई फैक्टर की वजह से होता है, जैसे pH टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन सारे चीज़ों की वजह से हमारी क्वेंचिंग होती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर डार्क है तो वह हमारा लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया कि हमारा जो फास्फोरस है यह डार्क येलो कलर का होता है, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आए, इन्होंने चेंजेस कर दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट येलो में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा कहलाता है क्वेंचिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगले वाले वीडियो में आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे 7 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले। तो अगला वाला वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा। उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।